ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से। और जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि व्हेन वर हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के अंदर में हाई कोर्ट्स का गठन कब किया गया था, ये बताएंगे आप सभी लोग। पोल भी दे देता हूं आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग पोल में भी इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर मैं आप लोगों के आंसर्स आगे आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। आंसर होगा आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का, ठीक है, 1862। ध्यान से समझना आप लोग, एक एक्ट बनाया गया था, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1880 1861, ठीक है। 1861 के अंदर में एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत सबसे पहले आप लोगों का कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई। सबसे पुराना वाला जो हाईकोर्ट है अगर आपका कोई, तो वो है कलकत्ता हाईकोर्ट, सबसे पहला जो बना था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, सबसे पहला हाईकोर्ट आप लोगों का कलकत्ता हाईकोर्ट था, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर में जो है मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट बने थे आप लोगों के। तो ये तीन हाईकोर्ट्स है जो कि बने थे आपके 1862 के अंदर में ही, 1862 के अंदर में ही। तो प्लीज इसको आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना है। एक्ट ऑफ 1861, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत 1862 के अंदर में तीन हाई कोर्ट्स का गठन किया गया था आप लोगों का, ठीक है। तीन हाई कोर्ट थे जिनका गठन किया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तीन हाई कोर्ट थे। अच्छा एक और चीज आप लोगों से मैं यहां पर मैं पूछना चाहूंगा, मुझे आप लोग बताइए कि पटना हाई कोर्ट का गठन कब किया गया था। पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का गठन कब किया गया था, जल्दी बताइए आप सभी लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते। पटना हाई कोर्ट का गठन, बहुत बढ़िया। अच्छा टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं भारत के अंदर में, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं टोटल, ये भी बता दो। चलो इतना खर्चा हो गया मालिक तो ये भी बता ही दो अभी, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। तो टोटल हाई कोर्ट अभी आज के दिन भारत के अंदर में 25 है, 25, 25, ठीक है, 25, ये याद रखना है। और अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करें, पटना हाई कोर्ट की बात करें, तो 1916 में इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, तो ऑलरेडी बीपीएससी में आ भी चुका है, ठीक है। नाउ अब बात करूं मैं यहां पर मैं आप लोगों से कि भाई पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, के विनोद चंद्रन, ठीक है, के विनोद चंद्रन, विनोद चंद्रन याद रख लो नाम, चल जाएगा आप लोगों को, विनोद चंद्रन, चंद्रन अभी फिलहाल में है ये, विनोद चंद्रन हाई चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के। अच्छा पटना हाई कोर्ट के अंदर में मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं, स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में मैक्सिमम जजेस कितने अलॉट किए गए हैं, कितने जजेस अलॉट है। तो अलॉटमेंट कितना है कि कितने मैक्सिमम जज हो सकते हैं पटना हाई कोर्ट में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो 53 हो सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, 53, 53 हो सकते हैं। ओके सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है आप लोगों का, सबसे मतलब बड़ा 160 की स्ट्रेंथ है उसकी, 160 जजेस वहां अलॉट किए गए हैं। पटना हाई कोर्ट के अंदर में 53 है, 53 जजेस हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछ ले आप लोगों से ऐसे भूले भटके से, तो याद रख लेना आप लोग। ओके चलिए, अब जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहूं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही देते रहे तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं 1500 के करीब हमारे साथ में यहाँ पर में लोग जुड़ गए हैं, 1500 लाइक्स यहाँ पर में मेरे को दिखने चाहिए, तब मुझे लगेगा कि यार हाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मैं अगर एफर्ट ले रहा हूँ तो ये लोग भी एफर्ट्स ले रहे हैं अपने अपने। चलो गुड, ये वाली चीज का याद रख लेना, हो सकता है कभी भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं। टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट्स 25 है अभी। और हमारे भारत के अंदर में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर में, लिख दो कहां पर में सबसे सबसे पुराना वाला हाईकोर्ट कौन सा है यहाँ पर में, ठीक है। नहीं मैं जन्नत परवीन जी मैं समझ सकता हूँ, बट प्राइस की बात नहीं, बात यह है कि आई वॉज वेरी हर्ट कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए मैंने सोचा, मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइज की, मैंने इतनी मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की आप लोगों के लिए, लेकिन जिन लोगों को प्राइज नहीं मिला था उन लोगों के उन लोगों में से कुछ लोगों का जो था, ठीक है, वो रिस्पॉन्स देखकर लगा कि यार नहीं ये तो मतलब यार
एफर्ट्स के वो नहीं है करके। चलो ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर मैं आ जाओ फ्रेंड्स। कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना है, आप लोगों को याद रखना है, 1862 में बना था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर में। हाँ, फर्स्ट न्यायाधीश जो है वो चैमियर थे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सबसे पहली बात तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूटी है ये, यूनियन टेरिटरी। ये आप लोगों को बंगाल की खाड़ी के अंदर में मिलेगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में हमारा भारत का मेन लैंड एरिया यहाँ पर में है, यहाँ पर में आप लोगों को अंडमान और निकोबार मिलेगा। अंडमान और निकोबार के बीच में एक आप लोगों का चैनल है, चैनल मतलब पानी का झरा है जो दोनों को अलग करता है, अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को। करंट अफेयर की क्लास के अंदर में, पेड वाली जो क्लास थी उसके अंदर में पढ़ाया था मैंने अंडमान और निकोबार। जब मैं आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के बारे में पढ़ा रहा था उस समय बताया था वो बात कहाँ से निकली थी। अगर आप लोग चाहते हो कि फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं तो हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे और सारे के सारे लोग लाइक कर देंगे। फिर से बता देता हूं मैं ये वाली बात आप लोगों को पूरी की पूरी। अंडमान और निकोबार के अंदर में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है ये बोला गया, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, सैडल पीक है, सैडल पीक। मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं देखिए आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर में है अंडमान, और ये अंडमान द्वीप समूह है ऊपर में, और ये नीचे में है निकोबार द्वीप समूह आपका। उसके बीच में एक पानी का झरा है, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो सैडल पीक जो है ये अंडमान जो द्वीप समूह है ना आप लोगों को, उसमें मिलेगा आप लोगों को सैडल पीक, उत्तरी अंडमान के अंदर में 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार की, ठीक है, अंडमान और निकोबार की, ये भी याद रखोगे आप लोग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों से, हो सकता है एग्जाम के अंदर में फ्रेंड्स कभी भी घुमा फिरा के किसी भी तरीके से एग्जाम के अंदर में पूछ ले, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। अब मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आज के समय में बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतलब वो पुराने के समय में तो चलो झारखंड अलग होने के पहले की बात अलग है, अभी कौन सी है ये बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के 908 लाइक्स हुए, 1500 के पार नहीं गए। चलो हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। चलो तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों का सैडल पीक अंडमान के अंदर में है आप लोगों का। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, जो बंटवारा होता है, पैसे का बंटवारा होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है किसी भी राज्य के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई भी एक राज्य ले लो, बिहार राज्य ही ले लेते हम लोग। बिहार राज्य में राज्य सरकार है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, और वहां पर में बहुत सारी पंचायतें भी है, पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी है। तो राज्य सरकार और इन जो स्थानीय सरकारें हैं उनके बीच में पैसे का बंटवारा होना जरूरी है कि नहीं? कितना पैसा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना राज्य सरकार अपने पास रखेंगी और कितना इन लोगों में बांटेंगी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर में, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन के अंदर में, पंचायतों में, म्यूनसिपैलिटी के अंदर में बांटेंगी। तो कौन डिसाइड करेगा? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कौन डिसाइड करेगा? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये डिसाइड करने का जो अधिकार है ये दिया गया है, ठीक है, आप लोगों का स्टेट फाइनेंस कमीशन को। स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है आप लोगों का, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, इसका आर्टिकल है आप लोगों का 243, ठीक है, आई 243 आई, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, 243 आई, ठीक है, 243 आई जो है इसका आर्टिकल है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बताना है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है ये भी बताते चलेंगे आप सभी लोग। चलो यहाँ पर मैं 1800 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से 1500 के से ज्यादा लाइक कर देना आप लोगों ने, ताकि फिर से मैं वापस से आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और सारी चीजों के साथ में इसी तरीके से पूरी टीम आप लोगों के लिए करते रहे और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ यहाँ पर आपको पढ़ाते समय।
चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करेंगे भारत की, तो वो जो है फ्रेंड्स, अब आपको बताया था पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची अगर बात करें तो अन्नामलाई या अन्नाईमुड़ी हो जाएगा आप लोगों का सबसे ऊंची। लेकिन यहाँ बात हो रही है सबसे दक्षिणतम कौन सी है, तो कार्डमम या इलायची की जो पहाड़ियां है आप लोगों की, ये सबसे दक्षिणतम है। केवल 57% लोगों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का जो है, जब भी अगर मैं कभी आप लोगों से पूछूं तो ये 90+ होना चाहिए। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी बोला है, सबसे दक्षिण में कौन सी है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को, अपन लोगों ने देखा था कि यहाँ पर मैं दक्षिणतम सबसे दक्षिण के अंदर में पर्वत श्रेणी आप लोगों की आपकी इलायची की पहाड़ियां है सबसे दक्षिण के अंदर में, है ना। चलिए, तो कार्डमम या फिर आप लोगों की इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिण में है, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और अगर सबसे ऊंची वाली पूछे तो अन्नाईमुड़ी आप लोगों का होगा, सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची वाली पूछे तो आप लोगों से। अच्छा, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन सी है, ये बताइए आप लोग। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला कौन सी है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर में, कन्याकुमारी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में मिलेगा, सबसे दक्षिण में, सबसे हमारे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पार्ट है। और सबसे दक्षिण के अंदर में आप लोगों की यहाँ पर में कार्डमम की पहाड़ियां है, इलायची की पहाड़ियां, तो ऑब्वियस सी बात है इलायची की पहाड़ियां हो जाएगा यहाँ पर में। जिसने भी लॉजिक लगा लिया होगा उसका आंसर यहाँ पर में हो गया, सिंपल सी बात है। लॉजिकल क्वेश्चन था ना, कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में कौन सी वाली पहाड़ियां है आप लोगों की, कार्डमम की पहाड़ियां। और देख सकते हो आप 65वें बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। अगर आप चाहते हो ऐसे ही करते रहे तो अपना अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर में देते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिकल आप लोगों को यहाँ पर में आंसर लगाना था, ठीक है, कि भाई कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिण में है, और सबसे दक्षिण में आपका कन्याकुमारी भी है, तो यही दोनों लोग होंगे आसपास के अंदर में, 65वीं बीपीएससी के अंदर में। तो जो आपको पढ़ा रहा हूं ना मैं यहाँ पर में, जितनी भी चीजें, वो सब सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ कि कौन सी चीजें आप लोगों के बीपीएससी के नजर के अंदर में है, कौन सी चीजें जिसमें बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, कौन सी चीजों के ऊपर में, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका पेपर आराम से क्लियर होगा। हो सकता है अभी आपको टफ लगे, लेकिन एग्जाम के समय में आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा आपका पेपर, ओके। चलिए, ये यहाँ पर में देखिए आप लोग, आप लोगों की कार्डमम की पहाड़ियां ये यहाँ पर में है, ठीक है। और यहाँ पर में है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी के पास में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगालाला। अब याद रहेगा, वेरी गुड धर्मेंद्र पांडे जी। चलिए, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 1970 बच्चे यहाँ पर में हो चुके हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं 1970। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि जल्दी से यहाँ पर में 2000 का आंकड़ा भी पूरा हो जाए और 1500 का लाइक्स का आंकड़ा भी पूरा पूरा हो जाए। कोई बात नहीं इमाम रजा जी, मैं आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ से वो कर देता हूँ ताकि आप आराम से स्पीड में सारी चीजें कर सके, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से रखते हुए राज्यों को अवरोही क्रम के अंदर में लगाइए, तो अगर सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आना चाहिए आपका, यूपी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो आता है आप लोगों का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और फिर तीसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे बिहार है। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, वैसे तो वेस्ट बंगाल, और फिर आता है आंध्र प्रदेश आपका। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पश्चिम बंगाल दिया नहीं था ऑप्शन के अंदर में, तो हम लोग ऐसे ही लगा सकते थे कि कौन सा क्या है करके। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले आना चाहिए, 4 आना चाहिए सबसे पहले, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, ये दोनों हो ही नहीं सकते थे आप लोगों के। केवल 67% लोगों ने आंसर दिया यहाँ पर में, जबकि कितना इजी क्वेश्चन था। आपको पता है कि पहले दो कौन से, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र,
तो 4 और 3 ही होना सही है यहाँ पर में, 4 और 3। और बिहार तीसरे नंबर पे, भाई ये तो एकदम लॉजिकल सी बात है। कितने बार पढ़ाया है आप लोगों को कि बिहार तीसरे नंबर का राज्य है। अगर सिर्फ इतना भी पता होता तो तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो, कहीं पे भी बिहार जो है यहाँ पर में तीसरे नंबर पे दिया नहीं है। ओके, तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते थे। सर वाईटी के सारे वीडियो का पीडीएफ पेड क्लास में दे दीजिए। शिवानी भारती जी, वो सारे के सारे दे दिए हैं, सारे के सारे दे दिए हैं। जितनी भी वाईटी की क्लासेस हुई है सारी की सारी पीडीएफ पेड क्लास के अंदर में अवेलेबल करवा दी गई है। आप एक बार चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगी उसके अंदर में। ठीक है, वो सबसे लास्ट में जब आप कोर्स में जाओगे ना, सबसे लास्ट में वाईटी पीडीएफ बाय दानिश सर ऐसा लिखा हुआ है, और उसके अंदर में सारी अवेलेबल करवा दी है। ओके चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो फ्रेंड, 4 3 2 1।